हर कोई अपने जीवन का राजा बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं दुनिया पे राज करूं। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनूं, अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। लेकिन अंत में होता क्या है, वो अपनी आदतों का गुलाम हो जाता है, अपने वातावरण का गुलाम हो जाता है, या अपने आसपास के लोगों का गुलाम हो जाता है, या अपने बॉस का गुलाम हो जाता है। बहरहाल अब सोच, यहाँ मैं किसी राजा और गुलाम की बात नहीं करने वाला। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे जीव की जिसकी आसमान में बादशाहत है। बहरहाल अब समझ ही गए होंगे, मैं बात करने वाला हूँ बाज पक्षी का, बाज का, ईगल का। अब आप सोचोगे कि ईगल और राज बादशाहत या राजा में क्या कोरिलेशन है, क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है। बाज पक्षियों का राजा ऐसे ही नहीं हो जाता। और भी पक्षियां हैं, उससे बड़े हैं, उससे अधिक कुछ कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन तो भी आखिर बाज ही क्यों पक्षियों का राजा का। उसकी 5 विशेषताएं कि क्यों वो, कैसे उसकी बादशाहत कायम रहती। अगर उस 5 क्वालिटी से हम और आप कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आपका जीवन एक गुलामों की तरह नहीं, एक राजा की तरह बीतेगा। आप भी अपने जीवन के राजा हो गए, आपका जीवन भी एक बादशाहों की तरह हो, एक राजा की तरह हो। राजा एक दिन में नहीं बनता बाज। उसका जो हुकूमत, जो उसकी साम्राज्य, जो उसका एक राजा की क्वालिटी होती है, उसके बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। जब एक बाज अंडे देता है ना, तो हर पक्षी घोंसला बनाता है, वो भी घोंसला बनाता है। लेकिन वो जो घोंसला बनाता है ना, पहली क्वालिटीज बता रहा हूं उसकी, कि जो घोंसला बनाता है ना बाज, तो उस घोंसले में जो वो घास फूस का यूज करता है अपना घोंसला बनाने के लिए, उसमें वो मुलायम और मखमली घासों का प्रयोग नहीं करता। बेसिकली वो कांटेदार वृक्षों, मतलब कांटेदार घास फूस रखता है उसमें। अब आप सोचोगे क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा क्यों करता है। इसके पीछे का उसका जो लॉजिक है, उसके पीछे का वो जो थिंकिंग है, वो बड़ी सॉलिड होती है। वो जानता है कि अगर ये जो घोंसला मैं बना रहा हूँ, इसमें जो अंडे फूटेंगे, उसमें से जो चूजे निकलेंगे, अगर उनको इस घोंसले की आदत लग गई, लत लग गई, तो कभी उड़ेंगे नहीं। और मैं इन चूजों को पैदा कर रहा हूँ इस घोंसले में रहने के लिए नहीं, इस पूरे आसमान पर हुकूमत करने के लिए, इस पूरे आसमान पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। ये आसमान के लिए बने हैं, घोंसले के लिए नहीं। अगर मैं इन्हें मखमली घोंसला दे दूंगा ना, तो इनका ये कंफर्ट जोन हो जाएगा। तो इसलिए वो उन घोंसलों को कंफर्ट जोन नहीं बनाए। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर आप अपने जीवन को कंट्रोल में लेना चाहते हो, आप अपने जीवन को में बादशाहत कायम करना चाहते हो, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कंफर्ट जोन को छोड़ो। और मोस्ट लोगों का कंफर्ट जोन उनका घर होता है या घर वाले होते हैं, तो उस कंफर्ट जोन को छोड़िए। यहाँ से ये हमें बात पता चलती है बाज की। दूसरा जो है, बाज की जो दूसरी क्वालिटी है जो उसको राजा बनाती है, वो है उसकी ट्रेनिंग। जी हाँ, बाज का पक्षी अभी उड़ना नहीं जानता, लेकिन बाज जो होता है, ऐसा नहीं है कि वो बाज जो होता है कि कहता है अरे नहीं अभी ये चूजे छोटे हैं, इनको अभी टाइम लगेगा इवॉल्व होने में, धीरे धीरे सीख जाएंगे। नहीं, वो क्या काम करता है, उन्हें पकड़ता है अपने पंजे में और खूब ऊंचाई तक जाता है, आसमान में उड़ता जाता है। फिर जब खूब ऊंचा ऊपर उड़ जाता है, फिर वो छोड़ देता है अपने बच्चों को। वो उसके बच्चे, चूंकि उनका पैर अभी पंख भी नहीं खुला रहता, पंख फड़फड़ाना भी नहीं जानते, वो नीचे गिरने लगते हैं। बाज भी उनके साथ साथ नीचे आता है, देखता है, उनके जस्ट साथ आता है और देखता है जैसे कि वो जमीन पे गिरने वाले हैं, लेकिन अभी उनका पंख नहीं खुला, तुरंत वो अपने पंजे से फिर पकड़ लेता है उन्हें, फिर ऊपर लेके जाता है, फिर छोड़ता है। मतलब 5-7 दिन की ये टफ ट्रेनिंग उसकी चलती है। इन 5-7 दिन में जब 2-3 दिन तक होता है, तो धीरे धीरे वो पंख अपना खोलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कुछ अंतराल के बाद उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब टफ ट्रेनिंग, एक टफ डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। जो भी आप कुछ नया स्किल सीख रहे हो, तो एक दिन में नहीं सीख जाओगे, या यूं कह रहे हो कि अरे मेरे को तो आता ही नहीं, एक दिन आएगा मैं सीख लूंगा। नहीं,
टफ ट्रेनिंग होनी चाहिए जैसे उस बाज ने अपने को दिया था। और आप खुद भी देखो ना अपने आसपास, जो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिस सेक्टर को, जिस क्षेत्र में बादशाहत कायम किया है, वो खेल जगत से ले लो, फिल्म जगत से ले लो, विज्ञान जगत से ले लो, या राजनीतिक दृष्टि जगत से ले लो, या व्यापार जगत में ले लो, जिसने भी अपना बादशाहत कायम किया उसके पीछे देखो कि बड़ा टफ ट्रेनिंग रही होगी, इसीलिए वो बादशाहत कायम रखी। तो ट्रेनिंग बहुत ही टफ होना चाहिए, उसमें एक्सक्यूज कुछ भी नहीं होना चाहिए। तीसरी क्वालिटीज बाज की जो है वो है कि वो कभी भी आपदा को या किसी भी प्रॉब्लम को एक्सक्यूज नहीं देता, उसको अवसर में कन्वर्ट कर लेता। अब सोचो कि वो कैसे, बेसिकली आप देखते हो जब भी आंधी तूफान आता है ना, तो सारे जो पक्षी होते हैं घोंसले में दुबक जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं, लेकिन बाजी अकेला पक्षी होता है जो ऐसा नहीं करता। वो करता क्या है, वो जो आंधी तूफान चलता है तो जस्ट उड़ता है और ऊपर चला जाता है, और आंधी तूफान के अब सहारे वो उड़ता है, ऊपर उठ के अपने पंख पूरे खोल लेता है और पूरे आसमान का चक्कर काटता है। कहने का मतलब उसे आसमान का सैर करना था, और देखा उसने कि ये तो सारी जगह आपदा है, तो उस आपदा को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया जाए। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसको कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दें, ये माइंडसेट होना चाहिए एक राजा का, एक विजनरी का, जो बादशाहत कायम करना चाहता है, जो एक धुरंधर बनना चाहता है अपनी लाइफ का, कि हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ना देखे, कैसे उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, आपदा को अवसर में बदल ले। ये विजन होना चाहिए हर उस व्यक्ति का जो अपनी लाइफ का राजा बनना चाहिए। ये तीसरी क्वालिटी है। चौथी और पांचवी दोनों आपस में इंटरमिक्स्ड हैं। इंटरमिक्स इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। चौथी और पांचवी क्वालिटी ये है कि बाज जो धीरे धीरे जब बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी एज एक हो जाती है, एज के बाद वो देखता है कि उसके पंख बड़े भारी हो गए, अब वो ऊंची उड़ान नहीं भर पा रहा, उसके जो पंजे हैं, उसके नाखून बड़े बड़े हो गए, इससे उसकी ग्रिप की जो पकड़ थी, ग्रिप, वो बहुत लूज हो गया, वो टाइटली उतना ग्रिप बन नहीं रहा, जो भी अपने शिकार को पकड़ना चाह रहा है उससे छूट जा रहा है। उसकी जो चोंच है बड़ी होकर बहुत ही मतलब ब्लर हो गई है, उसमें वो शार्पनेस नहीं रहा। उसके पास दो ऑप्शन थे। पहला वो कि जो स्थिति उसके पास आ गई है उसे वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई ठीक है, अब मेरे से बात साथ नहीं होगी, मैं छोड़ देता हूँ, आओ भाई कोई और कायम कर लो, मेरे से अब राजा की गद्दी नहीं संभलती, कोई दूसरा राजा है। दूसरा कि नहीं, मैं कुछ करूं ऐसा कि जिससे मैं फिर से अपनी बादशाहत, अपनी हुकूमत, अपना साम्राज्य, अपना दबदबा बनाए रखूं। तो भाज चूंकि राजा मेंटेलिटी का था, उसने वही चूज किया। वो करता क्या है, अपने आप को एक ऐसे अकेले पहाड़ की चोटी पर, खूब ऊंचाई पर उठकर एक चोटी पर जाता है, पहाड़ की चोटी पर जहां कुछ भी नहीं है, वहां अपने आप को कुछ दिनों के लिए एकांत में रख लेता है। करता क्या है, पहले वो अपने चोंच से जो भी उसके पंख भारी हो गए रहते हैं वो नोच नोच के बाहर फेंक देता। पूरा शरीर उसका लहूलुहान हो जाता है, पूरे शरीर से उसके खून आते हैं, दर्द होता है, लेकिन उस दर्द से अधिक दर्द उसको इस बात का था कि मेरी हुकूमत, मेरी बादशाहत, जो मेरे साम्राज्य था वो चला जाएगा। तो उसको, उसने, कहने का मतलब यहां मैं ये कह रहा हूं कि जो उसको चाहिए था उसको खोने का उसे बहुत बहुत बड़ा दर्द था, न कि ये जो छोटे मोटे जो दर्द क्षणिक थे वो हो रहे थे। फिर जब वो सारे पंख निकाल फेंकता है, दोनों साइड के पंख उसके सब नोच डालता है अपने चोंच से, फिर उसके बाद अपने नाखूनों को पत्थर पे रगड़ रगड़ के खत्म कर देता है। फिर आखिरी में बचते हैं उसके चोंच जो ब्लर हो गए रहते हैं, वो शार्पनेस नहीं रहता। तो फिर वो क्या काम करता है कि लास्ट जो उसकी चोंच रहती है वो भी पत्थर पे मार के तोड़ देता है। उसके बाद होता क्या है, दिन बीतता जाता है, फिर धीरे धीरे फिर से नए पंख आते हैं, फिर से नए नाखून आते हैं, नई चोंच आती, फिर वो एक नई उड़ान का आया था। और इसी को रीबर्थ ऑफ ईगल भी कहा जाता है कि फिर से उसका पुनर्जन्म होता है उस बाज का, फिर से वो अपनी हुकूमत कई वर्षों तक चलाता है। कहने का मतलब यहाँ ये था
कि हो सकता है आपके लाइफ में भी एक स्टेज ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसा फील हो, बस यार अब मुझसे नहीं होगा, बहुत दर्द झेल लिया। तो इस बात की बाज की इस क्वालिटीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ कुछ भी आपको थाली में परोस के नहीं मिलता, हर चीज़ की एक कीमत होती है। जो उसको चुका देता है वो पा लेता है, और जो चुका नहीं पाता उसे कभी नहीं मिलता। अगर आप कीमत चुकाने लायक हो तो स्वतः आपको वो चीज़ मिल जाएगी। एक हम बचपन में पढ़ते भी नो पेन नो गेन, तो बेसिकली इसका मतलब यही है। आज हम विराट कोहली के हेयर स्टाइल को तो पकड़ लेते हैं यार, हम भी जब सैलून में जाते हैं यार विराट कोहली की तरह मेरा हेयर स्टाइल बना दो, MS धोनी की तरह बना दो, शाहरुख खान की तरह बना दो। लेकिन कभी गौर किया कि उनके पीछे का वो एक जो तपस्या उनका रहता है वो हम करते हैं। वो अपने क्षेत्र में राजा इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने नो पेन नो गेन वाला फार्मूला यूज किया, वो भी अब टफ। ऐसा हमने सुना है कि विराट कोहली के पिता का देहांत हुआ, अगले दिन वो मैच खेलने ग्राउंड पे था। तो क्या लगता है आपको, वो भी बहाने मार सकता था कि मैं आज नहीं खेलूंगा। क्यों? अरे मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, मैं अनाथ हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अब क्या होगा। लेकिन उसने जैसा बाज ने किया था ना, एक्सक्यूज नहीं दिया बाज ने, वैसा उसने भी किया। उसने भी एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरी ड्यूटी है, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है तो करना है, दैट्स इट, बस एक एक्सक्यूज। तो ये कुछ दो क्वालिटीज है कि एक्सक्यूज मत दो, और बिना कीमत चुकाए आपको कुछ मिलता नहीं है। तो पेन के साथ फ्रेंडशिप कर लो। जैसा एक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य एक सीरियल आता था इमेजिन पे, उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी लगती थी जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जो थे उनके पिता चरक ने उन्हें बताया था, पीड़ा ही सुख है, सुख ही है पीड़ा। अब ये लाइन बड़ी अटपटी सी है, पीड़ा ही सुख है, सुख ही है पीड़ा। समझने की कोशिश करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में जीवन को और गहराई के साथ और बेहतर ढंग से समझेंगे, ताकि जीवन को हम अच्छे से आनंद के साथ और गहराई के साथ जी सकें। इतना धैर्य से और शांति से आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी और जीवन में ऐसा लगा कि नहीं यार ये बात मेरे को इससे पहले क्यों नहीं पता चली, ये बात जरूर पता चलनी चाहिए थी मेरे को, तो अगर ये बात आपकी गहराई तक गई, हृदय तक छुआ, तो एक ऐसे व्यक्ति को जरूर इस वीडियो को शेयर करिए जो आपके हृदय के बहुत ही करीब है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।